और आते आते यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो प्रचलन जो है, यहाँ पे खरीद बिक्री जो है कौड़ी के रूप में किया जाता है, वस्तु बिकने पर। तो जय हिंद साथियों, उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले फिर से गुप्त साम्राज्य, पार्ट ये 2 होगा, पार्ट 1 है। आप नहीं देखे तो आई बटन में लिंक है या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, इसका देख लीजिएगा, आपको ज्यादा बेहतर से समझ में आएगा। तो देखिए, चंद्रगुप्त के पार्ट 2 वाले वीडियो में, दूसरा वीडियो में देखेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय, इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि ये जो है पार्ट 2 वीडियो है, दूसरा पार्ट 2 वीडियो है, इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय कर दी, नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय नाम ही है ना। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है प्रमुख विद्वान, सबसे कहता है कि नवरत्न में सबसे सर्वश्रेष्ठ विद्वान जो है कालिदास, जिसको भारत का शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। क्या क्या कहा जाता है? भारत के शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। किसको? कालिदास को भारत के शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद देखते हैं गुप्तकालीन विद्वान, गुप्तकालीन विद्वान, गुप्तकाल में जो सबसे श्रेष्ठ गुप्तकालीन विद्वान जो आर्यभट्ट भी थे, जिन्होंने 2 पुस्तक की रचना किया था। कितना पुस्तक की? 2 पुस्तक की रचना किया था। पहला पुस्तक है आर्यभट्टियम, क्या है? आर्यभट्टियम, और दूसरा है सूर्य सिद्धांतिका। क्या है? सूर्य सिद्धांतिका। आर्यभट्ट ने शून्य पाई का भी खोज किया था और शून्य का भी खोज किया था। शून्य का किसने खोज किया था? तो आर्यभट्ट ने किया था। तो देखते हैं कि आर्यभट्टियम, तो आर्यभट्टियम किताब जो है मैथ मतलब गणित पुस्तक से संबंधित है। इसमें गणित के बारे में इसमें जानकारी दिया हुआ है, तो इसलिए गणितीय पुस्तक कहा जाता है, कहेंगे। इसके बाद सिद्धांतिका जो पुस्तक, इसमें खगोलीय विज्ञान के बारे में जानकारी है। जितना भी खगोलीय विज्ञान है इसके बारे में जानकारी दिया है, खगोलीय विज्ञान के बारे में जानकारी दिया है। नवरत्न में एक बराहमिहिर एक विद्वान थे, खगोलीय वैज्ञानिक थे। क्या थे? खगोलीय वैज्ञानिक। कहने का मतलब ये बड़ा, इसको याद करने का मतलब ये बहुत अजीब नाम होता है, तो इसको तोड़ के याद करें। बराहमिहिर क्या है? बराहमिहिर जो है खगोलीय वैज्ञानिक थे। ये खगोलीय मतलब केवल अंतरिक्ष के बारे में ये जानकारी देते थे। तो कहता है इसको जो बृहद संहिता नाम के पुस्तक की रचना किया था, किसने किया था? बराहमिहिर जो खगोलीय विज्ञान जो थे, वैज्ञानिक जो थे, वो बृहद संहिता नामक पुस्तक की रचना किया था, जिसमें केवल खगोलीय विज्ञान के बारे में जानकारी मिलता है कि अंतरिक्ष में क्या है नहीं है और कैसे है, ठीक ना, कैसे कार्य करता है। ये सारे पुस्तक ये बृहद संहिता पुस्तक में लेख मिलता है। उसके बाद जो है ये नवरत्न में ही एक विद्वान थे अमर सिंह, जिसे अमरकोश नामक की पुस्तक की रचना किया था, जो कि व्याकरण ग्रंथ था। क्या था? व्याकरण का ग्रंथ था, जिसमें कह रहा कि गुप्तकालीन, कहने का मतलब है चंद्रगुप्त के ही काल में 12 प्रकार की भूमि की चर्चा किया गया है। किसमें किया गया है? तो अमरकोश में। किसने लिखा? तो अमर सिंह ने लिखा अमरकोश किताब, जिसमें जो है अमरकोश किताब जो है व्याकरण ग्रंथ है। क्या है? व्याकरण ग्रंथ है, जिसमें जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ही 12 प्रकार की भूमि की चर्चा किया गया है। समझ में आ गया? चलिए, उसके बाद देखते हैं नवरत्न के काल में जितना भी विद्वान के बारे में बात कर रहे हैं, ये नवरत्न के काल के ही बात कर रहे हैं। तो ये वादरायण भी एक विद्वान थे, जिसने कामसूत्र की रचना किया था किताब की। और विष्णु शर्मा भी एक महाविद्वान थे, जिन्होंने पंचतंत्र किताब की रचना किया था। किसका किताब? कौन सा किताब की रचना किया था? पंचतंत्र किताब का रचना किया था, जो कि बाइबिल के पश्चात पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में ये दूसरा प्रचलन किताब था पंचतंत्र, जिसको 50 भाषा में, लगभग 50 से भी ज्यादा भाषा में ट्रांसलेट किया गया था। और सबसे सर्वाधिक पसंद करने वाला ये जो है पंचतंत्र भी एक किताब था। एक बाइबिल भी है जो फर्स्ट स्थान पे है, और ये दूसरा किताब था, क्या? पंचतंत्र। चलिए, उसके बाद देखते हैं ये चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में संस्कृत भाषा का स्वर्ण काल क्या है? तो गुप्त काल। ये जो है गुप्त काल जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल के ही था। और उसके बाद हिंदी भाषा का स्वर्ण काल कौन काल को कहा जाता है? तो मुगल काल जो है, मुगल काल को हिंदी भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है। कहने का मतलब हिंदी भाषा जिस समय स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है, वो क्या था? मुगल काल के समय में, ठीक ना। उस समय की अध्यक्षता कौन था? अकबर कर रहा था। उसी प्रकार यहाँ संस्कृत भाषा का स्वर्ण काल जो है गुप्त काल में ही किया जाता है। कहने का मतलब है गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में क्या था? संस्कृत भाषा का अधिक अभिलेख लिखा गया था, संस्कृत भाषा का सबसे ज्यादा यूज हो रहा था, इसलिए संस्कृत भाषा का स्वर्ण काल कहता है तो गुप्त काल होगा। जिसके कार्यकर्ता उस समय क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। फ्रांसी भाषा का भी इसी प्रकार, फ्रांसी भाषा का भी स्वर्ण काल जो है मुगल काल को ही
कहा जाता है, अकबर ही उसका सारा कारोबार करता था। उसके बाद देखते हैं तमिल। तमिल भाषा जो है, तमिल भाषा का स्वर्णकाल चोलका को कहा जाता है। अब प्राकृत भाषा का स्वर्णकाल जो सातवाहन, जो कि हाल के नजर निगरानी में था। और चित्रकला का स्वर्णकाल किसको कहा जाता है? जहांगीर को कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्णकाल किसको कहा जाता है? जहांगीर को कहा जाता है। स्थापत्य कला का जो है स्वर्णकाल किसको कहा जाता है? जहांगीर को कहा जाता है। लेकिन उसके बाद देखिए यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासन काल था वो 399 ईस्वी से लेकर के 414 ईस्वी तक चला। कहने का मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय जो है 399 ईस्वी से लेकर के 414 ईस्वी तक ये शासन किया। उसके बाद अगला शासन किया। लेकिन क्या हुआ कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ही फाहियान जो है भारत आया। और आते आते यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो प्रचलन जो है, यहाँ पे खरीद बिक्री जो है कौड़ी के रूप में किया जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली हम लोग पढ़ चुके हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसमें क्या होता है कि वस्तु लेकर के वस्तु ही दिया जाता है। अगर मेरे पास गेहूं है, हमको चावल खरीदना है, तो जिसके पास चावल उसको चावल के बदले हम कुछ गेहूं देंगे और वो हमको गेहूं के बदले कुछ चावल देगा। तो ये हो गया वस्तु विनिमय प्रणाली। तो फाहियान जो है भारत पहुंचा। कहां पहुंचा? जब भारत पहुंचा तो वहां पर देखा तो कौड़ी का यूज करने लगा। क्या करने लगा? कौड़ी का यूज करने लगा। तो देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के जो शासन काल जो है 399 ईस्वी से लेकर 414 ईस्वी तक चला था। और चीनी यात्री फाहियान जो है भारत की यात्रा विवरण के साथ साथ देखा कि भारत में जो है वस्तु विनिमय प्रणाली चल रहा है। कहने का मतलब यहाँ जो है खरीद बिक्री वस्तु से वस्तु को किया जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब कौड़ी का उपयोग कर रहा था। मतलब कौड़ी के रूप में किसका उपयोग कर रहा है? अगर मेरे पास गेहूं है तो चावल खरीदना है तो चावल वाला को चावल गेहूं दे देंगे, वो हमको चावल देगा और चावल वाले को गेहूं हम दे देंगे। तो यहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली हम लोग 10वां में 9वां में भी पढ़ रहे हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली, ये जो चीनी यात्री फाहियान जो है भारत की यात्रा विवरण के दौरान देखा कि यहाँ पर जो वस्तु विनिमय प्रणाली चल रहा है। कहने का मतलब वस्तु से वस्तु को खरीदा जाता है। यहाँ पे किसी प्रकार की कौड़ी का उपयोग नहीं किया जा रहा है। तो क्या किया कि इसके शासन के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के इससे अगला शासक कुमारगुप्त आया। कुमारगुप्त प्रथम आया। इसका शासन काल जो 415 ईस्वी से 14 तक तो ये राज किया। उसका 415 से लेकर 455 तक ईस्वी तक जो है कुमारगुप्त शासन किया। कुमारगुप्त प्रथम। इन्होंने देखा कि अरे यहाँ पर वस्तु विनिमय प्रणाली चले, क्या किया? इन्होंने कौड़ी का उपयोग करना सिखा दिया। कहने का मतलब इन्होंने कौड़ी जारी कर दिया। मतलब क्या हुआ कि कुमारगुप्त ने क्या कर दिया कि कौड़ी का आगमन कर दिया। इन्होंने कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य और शंकरादित्य भी कहा जाता है। मतलब महेंद्रादित्य भी कहा जाता है और शंकरादित्य भी कहा जाता है। किसको? तो कुमारगुप्त प्रथम को। उसके बाद देखते हैं मयूर शैली के सिक्के जारी किया। मतलब कुमारगुप्त जो है कौड़ी के मतलब कौड़ी क्या हो रहा था उस समय जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के कारण मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली को ही कौड़ी कहा गया। क्या कहा गया? कौड़ी कहा गया। लेकिन इन्होंने क्या किया कि कुमारगुप्त जो है अगले शासक में क्या किया? मयूर शैली के सिक्का जारी कर दिया। मतलब कौड़ी के जगह पे क्या जारी कर दिया? अब सिक्का जारी कर दिया। कौड़ी का मतलब क्या हुआ कि वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब वस्तु को देकर किसी व्यक्ति को वस्तु देकर आप वस्तु ही खरीदना, ये कौड़ी हो गया। लेकिन इन्होंने क्या किया? कुमारगुप्त ने क्या किया? एक मयूर शैली का सिक्के जारी कर दिया। लेकिन मयूर शैली के सिक्के जारी करते हुए क्या किया? अपने देश, अपने राज्य, अपने सम्राट में यह विस्तार किया। अपने सम्राट को भी आगे बढ़ाया, अपने सम्राट में ग्रोह लाया। कहने का मतलब अपने सम्राट के लिए भी बहुत अच्छे काम किया। इन्होंने क्या कर दिया कि बिहार में नालंदा बौद्ध मठ बनवा दिया। बिहार में क्या कर दिया? नालंदा बौद्ध मठ भी बनवा दिया। अब उस समय भी विश्वविद्यालय का जो है ये नालंदा बौद्ध विहार से के नाम से जानने लगा। क्यों? क्योंकि नालंदा में बौद्ध मठ बनवा दिया। ये जो एक विश्वविद्यालय बनाया गया, कौन बनवाया था? तो ये जो है कुमारगुप्त के शासनकाल में ही बना था। और ये बनवाए थे कि भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय जो है नालंदा विश्वविद्यालय। लेकिन अगर विश्व के जो आएगा तो विश्व का प्राचीनतम तक्षशिला विश्वविद्यालय है, जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान में पड़ता है ना। और भारत का सर्वप्रथम
भारत का जो है प्राचीनतम विश्वविद्यालय अगर आएगा तो नालंदा विश्वविद्यालय, जिसको नालंदा बौद्ध विहार के नाम से भी जाना जाता है, अभी भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर क्या करते थे, अंग्रेज लोग आकर के यहाँ से पुस्तकें पढ़ते थे, यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे, बिहार में पढ़ने के लिए आते थे अंग्रेज लोग। तो इसको जो है नालंदा बौद्ध विहार के भी नाम से जाना जाता है। ये भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है, जिसको नालंदा बौद्ध विहार के भी नाम से जाना जाता है। विश्व का प्राचीनतम तक्षशिला विश्वविद्यालय जो कि पाकिस्तान में है। उसके बाद देखते हैं इसकी जानकारी, ये जो है कुमारगुप्त की जानकारी जो है भीलसंड अभिलेख से मिला है। किससे मिला है? भीलसंड अभिलेख से मिला है, जिसको विग्राहक और वित्सा भट्टी भी कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं ये क्या क्या हुन्नो शासक का आक्रमण हुआ। उस समय जो है हुन्नो शासक का आक्रमण हुआ। हुन्नो शासक का आक्रमण हुआ, कहाँ पे आक्रमण हुआ? जो कुमारगुप्त के जो शासन चला रहे थे उस समय जो हुन्नो शासक का आक्रमण हुआ। किसका हुआ? हुन्नो शासक का आक्रमण हुआ, जिसको क्या किए, ये कुमारगुप्त प्रथम ने उसको पराजित नहीं कर पाया, उसको हरा नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसके पास उतना शैली नहीं था। मतलब इस समझिए कि हुन्नो शासक का आक्रमण हुआ, इसको पराजित नहीं कर सका, लेकिन सिकंदर गुप्त ने इसको पूरी तरह से हरा दिया। किसको? तो हुन्नो शासक का आक्रमण जो है उसको पूरी तरह से हरा दिया। किसने हरा दिया? सिकंदर गुप्त ने हरा दिया। और इसके बाद जो है कुमारगुप्त के प्रथम के बाद अगला शासक जो है सिकंदर गुप्त ही बन गया। अगला शासक सिकंदर गुप्त बन गया। इसका शासनकाल जो है ये कितना 445 तक चलाया था, लेकिन इसके समाप्त होने से पहले ही 455 से लेकर 475 ईस्वी तक ये जो है शासन किया। कौन? सिकंदर गुप्त ने किया था। ये जो अंतिम शासक था, क्या था? अंतिम शासक था, अंतिम प्रतापी महान शासन था, जो कि भीतरी अभिलेख से मिलता है। कहने का मतलब सिकंदर गुप्त के जो जानकारी जो है भीतरी अभिलेख से मिलता है। ये महान शासक था, सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक था सिकंदर गुप्त। जो सिंचाई व्यवस्था को सुधारने के लिए, सिंचाई व्यवस्था को ज्यादा अच्छा होने के लिए इन्होंने क्या किया? सुदर्शन झील का भी निर्माण करवाया और वहां पे एक मंदिर भी बनवाया। अब गुप्त वंश का जो अंतिम शासन जो है